everyone, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about capital structure. Capital structure means capital का structure of capital. तो capital structure में हमारे पास यहाँ पे दो टर्म है, one is capital and one is structure. तो capital का मतलब कि किसी बिजनेस ने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से कितना पैसा कलेक्ट कर रखा है, टोटल उसके पास कितना पैसा है जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है, ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, वो उसकी कैपिटल होती है। मतलब कि बिजनेस का पैसा उसकी कैपिटल। स्ट्रक्चर का मतलब कि कोई चीज़ किन इंग्रेडिएंट से मिलके बनी है, किस प्रोपोर्शन में आपने किस इंग्रेडिएंट को यूज़ किया है, तो वो उस चीज़ का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे कैपिटल का स्ट्रक्चर मीन्स हमारी जो कैपिटल है हमने किन किन इंग्रेडिएंट से बनाई है, किस इंग्रेडिएंट का कितना रेशियो है कैपिटल के अंदर, वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम जिस कैपिटल की बात कर रहे हैं वो हमारी परमानेंट कैपिटल है। मीन्स किसी बिजनेस की जो लाइफ लॉन्ग जो कैपिटल चलती है, जो लॉन्ग टर्म तक जो कैपिटल चलती है, हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। तो परमानेंट कैपिटल को रेज करने के लिए हमें सोर्सेज भी तो लॉन्ग टर्म चाहिए। मीन्स जो परमानेंट फाइनेंसिंग सोर्सेज होते हैं, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज होते हैं, उन्हीं का यूज़ करेंगे ना यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी कैपिटल होती है उसको फॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे जो परमानेंट फाइनेंसिंग सोर्सेज होते हैं, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज होते हैं, उनका यूज़ करते हैं। वो हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं। तो उन इंग्रेडिएंट का क्या रेशियो है कैपिटल के अंदर, उनका क्या रिलेशन है, वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज हमारे पास मेनली चार होते हैं: प्रेफर्ड शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस एंड डेट। प्रेफर्ड शेयर कैपिटल मतलब जो आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के थ्रू जो फंड को कलेक्ट किया है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमें पता ही है, जो हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लसेस जो भी आपने जनरल रिजर्व्स बना रखे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स बना रखे हैं, अपने प्रॉफिट्स को रिटेन कर रखा है, वो आपके रिजर्व एंड सरप्लसेस। डेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मीन्स जो आपने लोन मीन्स जो आपने फंड बोरो कर रखा है डिबेंचर्स के थ्रू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, बैंक्स के थ्रू, और गवर्नमेंट एजेंसीज भी समटाइम्स हमें लोन प्रोवाइड कराती हैं, तो वो हमारा डेट हो गया। तो इन चारों को हम बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डालते हैं, डेट और इक्विटी। जो हमारे फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं, प्रेफर्ड शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस, ये हमारी इक्विटी होती है और बाकी बच गया हमारा डेट। तो हमारे पास लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के मेनली टू सोर्सेज हो गए यहाँ पे, डेट एंड इक्विटी। तो किसी भी अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो डेट और इक्विटी का जो रेशियो है वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द स्पेसिफिक मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड टू फाइनेंस अ कंपनीज एसेट एंड ऑपरेशंस। मींस एक कंपनी ने अपनी एसेट एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो डेट और इक्विटी के थ्रू फंड को कलेक्ट किया है, उसमें क्या रिलेशन है, कितना उसने डेट यूज़ किया, कितना उसने इक्विटी का प्रोपोर्शन यूज़ किया है, वो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू डेट रेशियो इक्विटी। मीन्स डेट और इक्विटी का क्या प्रोपोर्शन है। मान लो एक फर्म के पास 2 करोड़ रुपीज हैं, उसने 40% तो डेट से रेज किया, मतलब कि उसने 80 लाख रुपीज डेट के थ्रू रेज किए हैं, और 60% मीन्स 120 लाख रुपीज उसने इक्विटी के थ्रू रेज किए हैं। तो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो गया, डेट रेशियो इक्विटी, मतलब कि 4:6 उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है। मीन्स हर 4 रुपए डेट के लिए उसने 6 रुपीज इक्विटी का इश्यू किया है। किसी भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम एज इन्वेस्टर भी बात करें तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर को देख के ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना कितना रिस्की होगा। उसकी वैल्यू भी हम यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, बैंक्स वगैरह होते हैं, वो भी किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को देखते हैं पहले, उसको लोन देने से पहले। तो एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को अच्छे से वेल मैनेज करके रखे, बिकॉज इसके ऊपर इसकी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर कोई कंपनी फर्दर भी शेयर्स इशू करना चाह रही है, फर्दर लोन्स वगैरह भी लेना चाह रही है, फर्दर कोई सिक्योरिटी इशू करना चाह रही है, तो भी इसका कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ये कंसिडर होता है। नाउ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं, मीन्स क्या क्या चीज़ें देख के क्या कोई बिजनेस अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है। फर्स्ट है हमारा साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस भी कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। अगर एक स्मॉल बिजनेस है तो हमें पता है अगर एक छोटा मोटा बिजनेस है तो वो स्टेबल नहीं है मार्केट के अंदर, तो अगर वो शेयर्स भी इशू करेगा तो पब्लिक उसके शेयर को सब्सक्राइब नहीं करेगी, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी बिजनेस के प्रॉफिट की वो भी यहाँ पे पूरी नहीं हो पाएगी, तो भी वो शेयर इशू नहीं कर सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े बैंक्स वगैरह हैं, वो उसको लॉन्ग टर्म लोन्स भी नहीं देंगे बड़ी अमाउंट का, बिकॉज वो स्टेबल नहीं है मार्केट के अंदर, उसका रिस्क हो गया है। तो जो छोटा बिजनेस होता है वो शॉर्ट टर्म लोन्स के थ्रू काम करता है, उसकी कैपिटल में शॉर्ट टर्म लोन्स का रेशियो ज़्यादा होता है, और जो वेंडर की कैपिटल है वो ही ज़्यादा होती है। नाउ लॉन्ग बिजनेस, जो बड़ा बिजनेस होता है, जो लार्ज स्केल बिजनेसेस होते हैं हमारे, वो इजीली डेट भी रेज कर सकते हैं, बिकॉज उनकी मार्केट के अंदर गुडविल होती है, और वो इजीली शेयर्स भी इश्यू कर सकते हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे कि उन्हें क्या करना है।
नेचर ऑफ बिजनेस भी अफेक्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को। मान लो एक तो आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, एक आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो यहाँ पे आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो परमानेंट कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम रहेगी, बिकॉज यहाँ पे आपका जो मनी है वो जल्दी रियलाइज हो जाएगा, बिकॉज आप यहाँ पे स्टोर वगैरह नहीं करें। आपको जब ऑर्डर आए उसके बाद आपने बाय किया, उसके बाद आपने जो गुड्स हैं बाय करने के बाद डायरेक्टली उनको सेल कर दिया और आपको जो है पैसे मिल गए। तो यहाँ पे आप जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। आपको शेयर कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डेट का ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो यहाँ पे आपके गुड्स बहुत टाइम तक गोडाउन में रहेंगे। आपका जो पैसा है वो उन गुड्स की फॉर्म में बंधा रहेगा, थोड़े टाइम के बाद उनकी वैल्यू आपको रियलाइज होके मिलेगी। तो यहाँ पे आपको परमानेंट कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे आपका रिस्क भी ज़्यादा होता है, इसलिए आपको यहाँ पे इक्विटी का रेशियो ज़्यादा रखना पड़ता है। और जो डेट है वो भी आपका मोस्टली लॉन्ग टर्म होता है। कंपटीशन। नाउ नेचर ऑफ अर्निंग मीन्स आपकी अर्निंग कितनी स्टेबल है या फिर आपकी अर्निंग फ्लेक्सिबल है। अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है मीन्स आपको पता है कि आप हर ईयर इतना प्रॉफिट तो एटलीस्ट कमा ही लेते हो, तो यहाँ पे आप डेट का प्रपोर्शन ज़्यादा रख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आप मार्केट के अंदर रिस्क ले सकते हो, हाई रिस्क ले सकते हो। अगर आपकी अर्निंग स्टेबल नहीं है, फ्लेक्सिबल है, मीन्स कभी आपका प्रॉफिट होता है कभी आपका लॉस होता है, तो इस केस में आपको इक्विटी का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वो लो रिस्क सिक्योरिटी होती है। अब मैंने यहाँ पे आपने दो चीज़ें नोटिस की कि मैंने बोला डेट एक हाई रिस्क सिक्योरिटी है और इक्विटी एक लो रिस्क सिक्योरिटी है। क्यों? यहाँ पे हम एज अ इन्वेस्टर नहीं सोच रहे हैं। एज अ इन्वेस्टर तो हमें लगता है कि डेट तो एक लो रिस्क सिक्योरिटी होती है और इक्विटी एक हाई रिस्क सिक्योरिटी होती है। बट अगर एक हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिवर्स होता है। उसके लिए डेट एक लो रिस्क सिक्योरिटी नहीं है, बिकॉज उसको उसकी पेमेंट करनी ही पड़ेगी, एक सिक्योरिटी को एज अ कोलैटरल रखना पड़ेगा उसको, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर थोप देते हैं। मान लो आपने किसी बैंक से बहुत बड़ा लोन ले रखा है, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ों से रेस्ट्रिक्ट कर देगा। आप नई शेयर कैपिटल, आप नए शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हो, आप कहीं और से बड़ा लोन नहीं ले सकते हो, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। वो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर डालेगा और सिक्योरिटीज़ को एज अ कोलैटरल आप अपने पास रखेगा। आपने पेमेंट नहीं की मान लो किसी साल, तो वो उन सिक्योरिटी को सेल कर देगा। तो इस हिसाब से आपके लिए डेट बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और वहीं अगर हम इक्विटी की बात करें तो बिजनेस के लिए, तो इक्विटी वालों को तो अगर मार्केट के अंदर लॉस हो रहा है तो भी वो डिमांड नहीं कर सकते कि हमें डिविडेंड चाहिए। वो आपके साथ, आपके कंपेनियन बन के आपके साथ रिस्क बोरो कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो अगर उसकी अर्निंग स्टेबल है तो ही वो डेट की ओर फोकस करेगी। अगर उसकी अर्निंग स्टेबल नहीं है, फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर लॉस भी हो रहा है, उसको प्रॉफिट भी हो रहा है, तो वो इक्विटी की ओर ज़्यादा फोकस करेगी। कंपटीशन, कंपटीशन का लेवल कितना है, कंपटीशन का जो फैक्टर है वो हमारा रिस्क डिटरमाइन करता है। मीन्स जितना ज़्यादा कंपटीशन उतना ज़्यादा रिस्क मार्केट के अंदर। तो अगर मार्केट में जितना ज़्यादा कंपटीशन है मीन्स आपका रिस्क ज़्यादा है और रिस्क हाई रिस्क है मार्केट के अंदर, तो ऑब्वियसली आप लो रिस्क सिक्योरिटी मतलब कि इक्विटी का ज़्यादा यूज़ करोगे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है आपके पास। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि आपके पास फ्यूचर में कितने सारे प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मीन्स मार्केट के अंदर आपका रिस्क है। अगर आपके पास ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप इक्विटी का ज़्यादा यूज़ करोगे और डेट का यूज़ यहाँ पे कम करोगे। स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल, किस लाइफ साइकिल स्टेज के ऊपर बिजनेस है। अगर कोई बिजनेस इनिशियल स्टेज के ऊपर है, अभी भी करंटली स्टार्ट ही हुआ है, तो वो जो है शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ करेगा, बिकॉज मार्केट के अंदर वो स्टेबल नहीं है। ना तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको लॉन्ग टर्म लोन देगा और ना ही वो शेयर्स इशू कर सकता है अभी। लेकिन अगर कोई वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, मैच्योर बिजनेस है, जैसे रिलायंस है, टाटा है, तो ये जो बिजनेसेस हैं ये इजीली इक्विटी और डेट का यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि आप कितनी इजीली अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रिफॉर्म कर सकते हो। हर बिजनेस ये चाहता है कि उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल हो। अब यहाँ पे डेट और इक्विटी की अगर हम बात करें तो डेट के केस में आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बिकॉज आप यहाँ पे डेट को इजीली रीपे कर सकते हो। लेकिन इक्विटी के केस में जो आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा रिजिड हो जाता है अगर आपका इक्विटी का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, बिकॉज बायबैक हमें पता है हम बायबैक करते हैं शेयर्स का, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं और बहुत सारी आपको एनुअल मीटिंग्स वगैरह करने के बाद ही आप ऐसा कर सकते हो। तो आपका अगर आपके कैपिटल में
अगर डेट का रेशियो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, इक्विटी का रेशियो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रिजिड होगा। लेकिन यहाँ पे भी एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपका डेट का रेशियो बहुत ज़्यादा है, इक्विटी का रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, तो आप फर्दर न्यू शेयर इशू नहीं कर पाओगे मार्केट के अंदर, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर का यहाँ पे रिस्क हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपका इक्विटी का रेशियो ज़्यादा है और डेट का रेशियो यहाँ पे कम है, तो आप लोन नहीं ले पाओगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, बिकॉज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे क्या देखेंगे कि जिस बिजनेस की रिस्क प्रोफाइल, हाई रिस्क प्रोफाइल वाला बिजनेस ज़्यादा इक्विटी इशू करता है, मीन्स इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, इसलिए वो लोन नहीं ले पा रहा है, इसलिए वो लोन का यूज़ ज़्यादा नहीं कर रहा है, इसलिए वो इक्विटी के ऊपर फोकस कर रहा है, इसलिए हमें इसको लोन नहीं देना चाहिए। क्रेडिट वर्थीनेस मतलब कि आप कितनी जल्दी अपने लोन को रीपे कर सकते हो, मार्केट के अंदर अपनी कितनी गुडविल है, आप कितना इजीली लोन रेज कर सकते हो। जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो इजीली लोन रेज कर सकते हैं, उनकी मार्केट के अंदर गुडविल होती है, और जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं उनके मार्केट के अंदर कोई गुडविल नहीं होती है, इसलिए वो इजीली लोन रेज नहीं कर सकते हैं। वो शॉर्ट टर्म लोन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। स्मॉल बिजनेस शॉर्ट टर्म लोन्स लेगा, और जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो गुडविल की वजह से बड़े बड़े लोन्स लेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी डिटरमाइन करती है कि जिन लोगों से आपने फंड को कलेक्ट किया, आपने फाइनेंस को कलेक्ट किया, उनको आपको इन रिटर्न कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको आप डिविडेंड देते हो, और जो आपके डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, जो आपके डेट, जिनके थ्रू आपने डेट को रेज किया है, उनको आप इंटरेस्ट पे करते हो। तो हम जनरली ये देखते हैं कि इंटरेस्ट की पेमेंट जो है डिविडेंड की पेमेंट से कम होती है। तो इस केस में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अगर देखें तो हमारा डेट का रेशियो ज़्यादा होना चाहिए और इक्विटी का रेशियो कम होना चाहिए। लेकिन हम आगे जो थ्योरीज पढ़ेंगे उनके अंदर आपका जो ये व्यू है वो टोटली चेंज भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे आप ये सोचोगे कि हम मोस्टली डेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा रखेंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा मार्केट के अंदर जरूरी नहीं है ऐसा हो। इशू कोस्ट मतलब कि आप जब उन सिक्योरिटीज को, शेयर्स को, डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को, इनको इशू कर रहे हो तो आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है, ये चीज़ भी डिटरमाइन करती है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को। हमें पता ही है, ये तो जनरल सी बात है कि जब आप डेट इशू करोगे, लोन्स लोगे, डिबेंचर इशू करोगे तो आपकी कॉस्ट कम आती है, लेकिन आप शेयर्स को इशू करते हैं तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। कैपिटल मार्केट कंडीशन, कैपिटल मार्केट की क्या कंडीशन है, मीन्स बूम चल रहा है मार्केट के अंदर, रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, क्या टाइम चल रहा है। मान लो बूम की सिचुएशन है, बूम की सिचुएशन में स्टॉक मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर आपके शेयर प्राइसेस हाई होंगे तो ऑब्वियसली आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी इक्विटी को ज़्यादा शो करेगा और डेट का प्रोपोर्शन कम दिखाएगा। लेकिन जब रिसेशन की सिचुएशन होती है, जब मार्केट एकदम डाउन होती है, उस सिचुएशन के अंदर आपके शेयर्स का प्राइसेस, शेयर्स के जो प्राइसेस हैं वो इक्विटी के प्राइसेस जो हैं वो एकदम लो होंगे, तो ऐसे सिचुएशन में आपका बोरोड फंड या फिर डेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा। रिस्क एप्टीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट का रिस्क एप्टीट्यूड क्या है, यहाँ पे भी हम एज अ फर्म सोच रहे हैं, तो अगर मैनेजमेंट ज़्यादा रिस्क लेना चाह रही है, वो सोच रही है कि मैं बड़े बड़े लोन्स को पे कर दूंगी, तो ऐसी सिचुएशन में वो डेट के ऊपर फोकस करेगी, वो बड़े बड़े लोन्स लेगी। लेकिन अगर मैनेजमेंट जो है कम रिस्क लेना चाहती है, वो सोच रही है कि मैं अगर मैंने बड़े लोन्स वगैरह ले लिए तो मैं पे नहीं कर पाऊंगी और बहुत ज़्यादा रिस्क है मार्केट के अंदर, तो वो इक्विटी का ज़्यादा यूज करेगी। कंट्रोल की जो मैनेजमेंट है वो अपने कंट्रोल को डेलीगेट करने के लिए रेडी है या फिर नहीं है, बिकॉज जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो इक्विटी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास राइट होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं, वो एनुअल जनरल मीटिंग्स के अंदर भी जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस हैं बोर्ड मेंबर्स को चूज वगैरह करने के, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के रिगार्डिंग भी वो शेयर होल्डर्स जो है वो डिसाइड करते हैं, उनके पास वोटिंग पावर होती है वहाँ पे। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता, इसलिए वो कंपनी के ऊपर कंट्रोल नहीं करते हैं। तो अगर मैनेजमेंट अपने कंट्रोल को डेलीगेट करने के लिए रेडी है, ओनर अपने कंट्रोल को डेलीगेट करने के लिए रेडी है, तो वो इक्विटी का ज़्यादा यूज़ करेंगे, नहीं तो डेट का। टैक्सेशन पॉलिसी मतलब कि हर कंपनी ये चाहती है कि उसको टैक्स डिडक्शंस मिले, टैक्स में थोड़ी छूट मिले। तो जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, हमारा प्रॉफिट आता है नेट प्रॉफिट में से उसके बाद हम क्या माइनस करते हैं, उसके बाद हम पहले अपना इंटरेस्ट माइनस करते हैं जो हमने डेट के ऊपर दिया, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हम उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, उसके बाद हम डिविडेंड पे करते हैं। तो अगर कंपनी टैक्स डिडक्शन चाहेगी तो इस हिसाब से उसको डेट का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, बिकॉज उस मनी के ऊपर उसको टैक्स डिडक्शन मिलेगा, और इक्विटी का कम यूज़ करना चाहिए। लेकिन और भी बहुत सारे वेज होते हैं जिनके थ्रू टैक्स डिडक्शन करा सकती है, जैसे कि अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके, कोई ऐसे ही कोई लॉस हुआ ही ना हो फिर भी उसको ऐसे शो करके कि हाँ ये लॉस है, कोई नॉन मॉनेटरी लॉस को मॉनेटरी लॉस की तरह शो करके, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। या फिर वो डेप्रिसिएशन को अपना इंक्रीज कर सकती है। तो और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू अब जो कोई कंपनी है वो
टैक्स से डिडक्शन पा सकती है, तो हम इस फैक्टर को पूरा टोटली ये नहीं बोल सकते कि हमें डेट का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए अगर हमें टैक्स डिडक्शन चाहिए है तो। और आज के टाइम पे तो जो कंपनीज़ है वो तो चैरिटी वगैरह कर देती हैं या फिर जैसे कि 10 लाख रुपए की चैरिटी करेंगे और दिखाएँगे, शो करेंगे कि हमने 1 करोड़ चैरिटी में दे दिए हैं। तो इसके ऊपर भी तो उनको टैक्स डिडक्शन मिल रहा है ना, तो और भी बहुत सारे सोर्सेज़ होते हैं जिनके थ्रू कंपनीज़ टैक्स डिडक्शन को सीक कर सकती हैं। इसलिए हम यहाँ पे ये क्लियरली नहीं बोल सकते हैं कि हमें डेट का ही यूज़ ज़्यादा करना चाहिए अगर हमें टैक्स डिडक्शन चाहिए है तो। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या नीड एंड इम्पोर्टेंस है। अगर किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है, एप्रोप्रिएट है, तो उसके शेयर्स के मार्केट प्राइस ज़्यादा होंगे। क्यों? बिकॉज़ मैंने आपको बताया था कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कैपिटल स्ट्रक्चर को कंसिडर करते हैं जब वो किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं। तो मतलब कि अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है तो आपके पास ज़्यादा बाइंग ऑर्डर आएँगे, आपके शेयर्स के लिए ज़्यादा अ, इन्वेस्टर्स बाय करने के लिए रेडी होंगे। तो जितनी ज़्यादा डिमांड होगी मार्केट के अंदर, तो प्राइस ऑटोमेटिकली शेयर का इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर शेयर्स के प्राइसेस आपके इंक्रीज़ होंगे तो आपकी जो ओवरऑल वैल्यू है फर्म की वो भी इंक्रीज़ होगी। अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर किसी कंपनी का अच्छा है, तो इसका मतलब उसने जो अपने अवेलेबल फंड्स को है वो उनको अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, ना तो वो ओवर कैपिटलाइज़्ड है, ना वो अंडर कैपिटलाइज़्ड है। अगर किसी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अच्छा है, तो जो उसके प्रॉफिट्स हैं शेयर्स होल्डर्स को जो देती है वो भी इंक्रीज होंगे और उसके स्टेक होल्डर्स जो उसके शेयर होल्डर्स हैं वो भी हैप्पी रहेंगे। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा अप्रोप्रिएट है तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी कैपिटल भी मैक्सिमाइज होगी यहाँ पे, और कॉस्ट यहाँ पे आपकी मिनिमम होगी। मीन्स मिनिमम कॉस्ट के ऊपर आप ज़्यादा रिटर्न अर्न करोगे। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर आपका प्रॉपर है तो आप इजीली अपनी कैपिटल को रिफॉर्म कर सकते हो। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होगा। मीन्स अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है तो आप इजीली लोन्स रेज कर सकते हो और इजीली शेयर्स भी इशू कर सकते हो। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल।